नमस्कार, मैं हूं गायत्री शर्मा। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, बल्कि कोरोना एक बार फिर से तेजी के साथ पैर पसार रहा है। इसलिए मास्क पहनना बेहद जरूरी है। न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए बाकायदा एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सभी से अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। देश में बेकाबू कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,61,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए, जबकि 879 लोगों की मौत हुई। कोरोना के ये मामले कल के मुकाबले थोड़े कम जरूर हैं। पिछले 24 घंटों में 97,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना के कुल मामले करीब 1,37,00,000 हो गए हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,71,000 लोग जान गंवा चुके हैं। देश में अब तक 10,85,00,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन यह खतरा बिल्कुल भी टला नहीं है। कोरोना के मामले लगातार 1.5 लाख से ज्यादा एक दिन में, सोचिए 1.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए, यानी सावधानी जरूरी है। एक दिन में 879 लोगों की मौत हुई है। हालांकि 97,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। ये जरूर राहत की बात हो सकती है, लेकिन 24 घंटों में जो आंकड़ा सामने आया उसके मुताबिक 1,61,000 से ज्यादा नए मामले, 879 लोगों की मौत। लेकिन ये मामले कल के साथ अगर तुलना की जाए तो थोड़े कम जरूर हैं। पिछले 24 घंटों में 97,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना के कुल मामले करीब 1,37,00,000 के पास पहुंच चुके हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद मंसूरी दिल्ली से मौजूद है, दिवाकर सिंह नाला सोपारा महाराष्ट्र से, मनोज शर्मा भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जनक दवे अहमदाबाद से हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले मनोज, आपके पास आते हुए, क्योंकि 19 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू भोपाल में लागू कर दिया गया। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि जो शमशान में चिताएं जल रही हैं उसके आंकड़े में और सरकारी आंकड़ों में काफी बड़ा अंतर है। ये पूरा मामला है क्या? ये सरकार से जब हमने पूछा, सीधा सवाल न्यूज़ 18 इंडिया ने सरकार से जब पूछा था, ACS यहाँ पर हेल्थ हैं मोहम्मद सुलेमान, जब उनसे पूछा कि आपके ये मौत के जो आंकड़े हैं इसके साथ साथ आप जो देते हो और उसमें, और साथ ही साथ जो शमशान में लोग पहुँचते हैं अपनी परिवार के लोगों को लेकर, तो उसमें फ़र्क क्यों होता है? तो उनका कहना है कि सरकार के पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि सरकार तो पूरा डेथ ऑडिट होता है, सरकार के पास जब सूचना आती है तो वो उसमें वक्त लगता है, जिसकी वजह से ये आंकड़ों का फ़र्क होता है, क्योंकि सरकार की अपनी कोई मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन भोपाल का मैं अभी आपको नज़ारा दिखाऊंगा। भोपाल में अब कोरोना कर्फ्यू नाम दिया है मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोरोना कर्फ्यू है तो पूरी दुकानें, ये पूरा शिवाजी नगर का 5 नंबर मार्केट है, एक एक दुकान बंद है यहाँ पर, और लोग, लेकिन उसके बाद देखिए लोग घरों से निकले हुए हैं। फिलहाल सब्जियों की दुकान है, क्योंकि सब्जी वगैरह की दुकानों को छूट मिली हुई है, सब्जी, दूध, केमिस्ट, जो सारे जो दवा की दुकानें हैं इनको सबको छूट मिली हुई है। तो जो अहम बात है कि भोपाल का जो आंकड़ा आया है तकरीबन 1,500 मामले, मतलब 5,200 सैंपल भेजे गए, उसमें 1,500 मामले पॉजिटिव आए। जो पॉजिटिविटी रेट है, संक्रमण दर है, वो 30% से ज़्यादा। तो ये इसकी वजह से सरकार को भोपाल में 19 तारीख तक के लिए ये कोरोना कर्फ्यू लगाना पड़ा है। मनोज, लौट रहे हैं आपके पास। इस बीच बता दें कि मुंबई के नजदीक नाला सोपारा इलाके में मौजूद विनायक अस्पताल में 3 लोगों की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने की वजह से तीनों मरीजों की मौत हो गई। इस घटना के लिए मरने वालों के घर वालों ने अस्पताल प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार। तो ये मामला ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से मौत का आरोप। नाला सोपारा में घर वालों का फूटा जबरदस्त गुस्सा। मुंबई से कुछ ही किलोमीटर पर स्थित नाला सोपारा में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच ऑक्सीजन की कमी होने के चलते 3 मरीजों की मौत हो गई है। इसकी जानकारी खुद लोकल MLA क्षितिज ठाकुर ने दी है। लेकिन इन्हीं मरीजों की मौत को लेकर जिस अस्पताल में कल शाम को हंगामा हुआ था, मैं उस स्पॉट पे मौजूद हूँ। नाला सोपारा ईस्ट का विनायका अस्पताल है ये,
जहां पर लोगों ने इस बात को लेकर हंगामा किया था कि मरीजों की जो मौत है वो ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई है, जिसके चलते उस हंगामे को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन तक को मौके पर आना पड़ा था। दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ऑक्सीजन मंगवाया गया है। ऑक्सीजन की बोतल आपके सामने दिख रही है। इन्हीं गाड़ियों के जरिए, 2 गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हैं, इन्हीं गाड़ियों के जरिए जो है इस ऑक्सीजन की बोतल को लाया गया है। यानी अस्पताल प्रशासन जो दावा कर रहा है कि उसके पास ऑक्सीजन था, जितनी जरूरत थी उससे ज़्यादा उनके पास जो है ऑक्सीजन था, लेकिन जो ये बॉटल्स ले आए गए हैं, जो बाटला ले आया गया है ऑक्सीजन का, ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो अस्पताल प्रशासन ये दावा कर रहा है कि उसके पास ऑक्सीजन था। तो ऐसे में मरीजों की मौत कैसे हुई, इस पर जो है अस्पताल प्रशासन कुछ बोलने को तैयार फिलहाल नहीं है। इन्हीं 2 गाड़ियों से जो ये ऑक्सीजन की बोतल है वो लाई गई है। और सबसे अहम चीज़ ये कि जो ऑक्सीजन की कमी है, खुद लोकल एमएलए क्षितिज ठाकुर ने ट्वीट किया है पीएमओ को और कहा है कि नाला सुपारा में लगातार केसेज कोरोना के बढ़ रहे हैं, इसलिए और ऑक्सीजन की जो कमी है वो नाला सुपारा में काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए प्रधानमंत्री इस पर ध्यान दे। खुद क्षितिज ठाकुर ने ट्वीट किया, लेकिन जो अस्पताल में हंगामा हुआ था कल शाम को, यही वो स्पॉट है। इस अस्पताल के गेट के सामने यहाँ पर हंगामा हुआ था, जिसके बाद पुलिस की टीम यहाँ पहुंची थी, लोगों को शांत कराया गया था। लेकिन फिलहाल स्थिति ये कि क्षितिज ठाकुर ने ये साफ कर दिया है कि ऑक्सीजन की कमी नाला सुपारा में है। करीब 3000 एक्टिव केसेज इस वक्त नाला सुपारा में हैं। तो कहीं ना कहीं मुंबई की तरह हालात यहाँ भी बिगड़ने लगे हैं। और सबसे अहम चीज़ ये कि अगर इसी तरह से हालात बिगड़ते रहे और ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वो जितनी ज़रूरत है उससे उतना नहीं मिली, तो फिर लोगों की मौत का जो सिलसिला है मरीजों की, वो लगातार जारी रहेगा। और सबसे अहम चीज़ कि नाला सुपारा में आमतौर पर अस्पतालों की लापरवाही के किस्से लगातार सामने आते रहे हैं। तो ऐसे में देखना ये अहम होगा कि क्षितिज ठाकुर के ट्वीट के बाद क्या महाराष्ट्र सरकार, क्या केंद्र सरकार इस इलाके में जो ऑक्सीजन की आपूर्ति है वो जितनी ज़रूरत है उतना करती है, या फिर जिस तरह से मौतों का सिलसिला हुआ है, क्षितिज ठाकुर ने माना है कि 3 मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हो चुकी है। हालात अगर ऐसे ही बने रहे तो मौतों का सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है। अगर ऑक्सीजन नहीं दी जा रही है और उससे लोगों की मौत हो रही है तो ये अपने आप में दिवाकर बहुत ही गंभीर मसला है। आपने क्योंकि वहां पर जाकर स्थिति का जायजा भी लिया, राजनीति क्योंकि इन तमाम चीजों को लेकर होती रहेगी, आपने क्या पाया? क्या वाकई ऑक्सीजन की कमी थी? और अगर थी तो अस्पताल प्रशासन को इस पर बोलना चाहिए था। क्यों एमएलए की तरफ से इस तरह की बयानबाजी हो रही है? देखिए गायत्री, अस्पताल प्रशासन लगातार ये दावा करता रहा है कि उनके पास ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, लेकिन जो मरीजों की मौत की बात कही जा रही है वो भी झूठ है। अस्पताल प्रशासन के डॉक्टर हमारे साथ खुद हैं, मैं उनसे बात करता हूं। आपके ऊपर सीधा सीधा आरोप लग रहा है कि आपके अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी थी। क्षितिज ठाकुर जो लोकल एमएलए हैं उन्होंने ये माना है कि 3 लोगों की ऑक्सीजन से कमी के चलते मौत हुई है। आपका क्या कहना है इस पूरे आरोप पर? ये जो 3 लोगों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई है, ये मुझे लगता है शायद उन्होंने रिद्धि विनायक हॉस्पिटल किसी हॉस्पिटल के संदर्भ में कहा है। मेरा इससे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लेकिन आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं, मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं, हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट है ऑक्सीजन का। जैसे ही ये रकस क्रिएट हुआ, अगर मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है तो नहीं रहेगा नीचे। पुलिस जैसे ही आई है, पुलिस टाइम पे आई, उनके लिए धन्यवाद है। हंगामा क्यों हुआ फिर? हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि देखिए, किसी भी हॉस्पिटल में अगर 2 या 3 डेथ 4 डेथ अगर एक साथ हो जाती है तो उनके परिजन होते हैं, उनके जो रिलेटिव्स होते हैं, उनकी आपस में खुसफुसाहट चालू हो जाती है और वो ऐसा कुछ एलिगेशन लगाना चाहते हैं हॉस्पिटल के ऊपर। डेथ की वजह क्या थी? आप कह रहे हैं 3-4 डेथ की वजह ये सारी मेडिकल रीजंस है। सभी क्रिटिकल पेशेंट्स थे, बहुत टाइम से क्रिटिकल थे। ऐसा नहीं कि कल एडमिट हुए थे, परसों एडमिट हुए थे। और अगर ऑक्सीजन केस से डेथ हुई तो बाकी भी पेशेंट्स हैं मेरे पास। ऐसे नहीं कि सिर्फ वो 7 पेशेंट ऑक्सीजन पे थे, मेरे पास टोटल 30-35 पेशेंट्स हैं जो ऑक्सीजन पे ही हैं। लेकिन ऑक्सीजन की कमी क्या पड़ रही है? जी, ऑक्सीजन की कमी है, ऐसा नहीं बहुत इजीली अवेलेबल हो रहा है, ऐसा नहीं बोलूँगा। ऑक्सीजन की कमी है, बट ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन है, उसके चार्जेस ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, दिवाकर लौट रहे हैं। देखिए, ये बोल रहे हैं कि चार्जेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और इसीलिए हो सकता है कि उनको नहीं मिली ऑक्सीजन। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, फिर परिवार की तरफ से इस तरह का आरोप क्यों लगाया जा रहा है? लौटेंगे दिवाकर आपके पास। लेकिन महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना की रफ्तार में कमी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 51,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं और इस महामारी की वजह से 258 लोगों ने दम तोड़ दिया। मुंबई में कोरोना केस 7,000 से कम हो चुके हैं। एक दिन में पहले
महाराष्ट्र में 63,000 से ज्यादा केस मिले थे। वहीं मुंबई में भी करीब 10,000 नए मरीज सामने आए थे। हालांकि राज्य में कोरोना के एक्टिव केस 34.5 लाख के पार पहुंच चुके हैं, जबकि इस बीमारी की वजह से वहां अब तक 58,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार सबसे ज्यादा तेज है। मुंबई और पुणे शहर से कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी लोग संभलने को तैयार नहीं। पुणे के एपीएमसी बाजार की जो तस्वीरें सामने आई, उसे देखकर लगा ही नहीं कि देश में कोरोना फैल रहा है। बाजार में सब्जी खरीदने के लिए लोगों की भारी भीड़ नजर आई। कुछ लोगों ने तो मास्क लगाने तक की जहमत नहीं उठाई। बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज दिखाई नहीं दी। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे पुणे की। और उधर महाराष्ट्र के जलगांव से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई। वहां इस्तेमाल किए मास्क को रुई की जगह गद्दों में भरकर बेचा जा रहा था। बताया गया कि इस फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किए गए मास्क जमा किए जाते थे। इसके बाद उन मास्क को रुई की जगह गद्दों में भरा जाता था और फिर बाजार में बेच दिया जाता था। पुलिस को जैसे इस गोरखधंधे की खबर मिली, उन्होंने फैक्ट्री पर छापेमारी की और केस दर्ज कर लिया। लेकिन जो इस्तेमाल किए गए मास्क थे, उनको गद्दों में भरकर बेचा जा रहा था। यह बेहद चौंकाने वाला और बेहद गंभीर मसला भी कि आखिर इस तरीके से कब से और क्यों किया जा रहा था। सोचिए, लगातार ये कहा जा रहा है कि जो कोरोना पेशेंट हैं या किसी में सिम्टम नजर आते हैं, वो खुद को क्वारंटीन कर लें, यानी दूसरे लोगों से खुद को दूर कर लें, मास्क इस्तेमाल करके ढंग से डिस्पोज किए जाएं। ये तमाम हिदायतें दी जा रही हैं, उसके बावजूद इस्तेमाल मास्क को गद्दे में भरकर बेचा जा रहा था। दिवाकर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिवाकर, चौंकाने वाला मामला तो है ही और बेहद गंभीर भी कि जहां संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए तमाम हिदायतें दी जा रही हैं, वहां पर इस तरह का एक गंभीर मामला कब से और कितने लोग इस पूरे मामले में शामिल रहे? देखिए गायत्री, इस पूरे मामले में पुणे पुलिस की तरफ से मामला दर्ज कर लिया गया है, जो खास तौर पर है, और इस पूरे मामले की जांच फिलहाल की जा रही है। इस फैक्ट्री किसकी है, कौन कौन से लोग इसके शामिल हैं, ये इसकी जांच जो है पुलिस कर रही है। लेकिन जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, महाराष्ट्र के हालात आपको पता ही हैं किस तरह से दिन ब दिन लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। केसेज की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में इस तरह की लापरवाही कहीं ना कहीं बड़े संकट को जो है वो आमंत्रण दे सकती है। तो ऐसे में आप पुलिस की जिम्मेदारी है कि किस तरह से ये काम किया जा रहा था। दिवाकर, ये लापरवाही नहीं है, ये लापरवाही प्रशासन की हो सकती है, लेकिन जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे थे, आप सोचिए कितना बड़ा मसला, मतलब संक्रमण एक तरह से और फैलता हुआ दिखेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से पुलिस ने इस पूरे मामले में छापा मारा है और मामला दर्ज किया है, जांच की जा रही। पुलिस का कहना है कि हम जांच कर रहे हैं, अगर प्रशासन के लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे अहम चीज ये कि आप सोचिए कि जिस गद्दे में मास्क भरे जा रहे थे, उससे कितना संक्रमण फैलेगा, वो गद्दा कहाँ कहाँ जाता है, कितने लोग उसके संपर्क में आते हैं, ये एक चेन बन जाएगी संक्रमण फैलने की। और यही वजह है कि महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के केसेज लगातार बढ़ते जा रहे हैं गायत्री। फैक्ट्री है दिवाकर, ये एक फैक्ट्री है, ना जाने ऐसी कितनी फैक्ट्रीज होंगी जो इस तरह की हरकतें कर रही हैं, इस तरह का काम कर रहे हैं। हम लौटेंगे दिवाकर आपके पास। उधर रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी को अब डीसीजीआई यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भी मंजूरी दे दी है। स्पुतनिक वी को कल एक्सपर्ट कमेटी ने मंजूरी दी थी। रूस की वैक्सीन कोरोना के खिलाफ 91.6% कारगर है। इसका दावा इसको बनाने वाली रूस की कंपनी ने किया है। इस वैक्सीन की भी 2 डोज लगवानी होगी, यानी पहले 2 टीके की तरह इसकी भी 2 डोज लगेगी। भारत में अभी कोरोना की 2 वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगाई जा रही है और अब ये तीसरा विकल्प भी। और चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं अहमदाबाद से हमारे सहयोगी जनक हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। जनक, एक मामला यहां पर यह भी सामने आया कि निजी अस्पताल जो है वो कोरोना पेशेंट्स को भर्ती नहीं कर रहे हैं, सिविल अस्पताल में भेजा जाता है तो वहां पर बेड फुल है। ये पूरा मसला क्या है? फिर ऐसे किस तरीके से लोगों को उपचार मिलेगा? बिल्कुल गायत्री, अब जो हमने तस्वीरें हमारे पास जो पहुंची वो भी बेहद चौंकाने वाली। फिलहाल मैं जो सिविल अस्पताल में हूं 16 का, और यहाँ पे 360 बेड, जो 400 बेड जो बनाए गए उसमें 360 जितने बेड भरे जा चुके हैं। हर 2 से 3 मिनट में एक एम्बुलेंस आती है और ये एक जो उनके परिजनों का जो आरोप है, जिनको मरीजों को एडमिट नहीं किया जाता, कि वो पूरे दिन अलग अलग निजी अस्पतालों में घूम कर उनको आखिर में सिविल अस्पताल भेज दिया जाता है। तो उसके चलते जो 2500 की बेड
बेड्स की जो संख्या है वो पूरी तरह से भरी जा चुकी है, बेड्स की कमी खल रही है। और कल मुख्यमंत्री ने कल इसी बात पर जोर दिया कि अब चूंकि जो गुजरात यूनिवर्सिटी का एग्जीबिशन हॉल है, क्यों नहीं इतने बड़े डॉर्मेटरीज को उसके एक बड़े मेडिकल सेंटर के तौर पे उसको बनाया जाए। तो उस तरीके की दिशा में काम हो रहा है। चूंकि अब लगातार रोजाना केसेस हैं, वो गुजरात में 6-6 हज़ार केसेस सामने आ रहे हैं, उसमें 2,000 जितने केसेस केवल अहमदाबाद के हैं। ऐसे में चिंता लाजमी है। सूरत की स्थिति भी बेहद खराब होती जा रही है, अहमदाबाद में यही स्थिति देखने को मिल रही है। इसके चलते सरकार ने कल ही फैसले लिए कि जो भी सरकारी और निजी कंपनियां हैं वहां पर भी 50% लोगों को ही ऑफिस में बुलाया जाना चाहिए। तो ये एक आदेश जा चुके हैं। ऐसे में जनक, मैं लौट रही हूं क्योंकि सूरत का आपने जिक्र किया जहां पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी बनी हुई है, उस पर आपके पास लौटेंगे कि आखिर ये स्थिति क्यों बनी है। लेकिन आपको बताते चले कि गुजरात में भी लगातार कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है, लगातार मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि 55 लोगों की इस महामारी की वजह से मौत हुई। अहमदाबाद में सबसे ज्यादा 1907 केस मिले, 20 लोगों की मौत हुई। इसी तरह सूरत में 1174 केस सामने और 18 लोगों की जान चली गई। राज्य में अब कोरोना के 30,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और अब तक वहां 4800 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। तो गुजरात में 24 घंटों में 6,000 से ज्यादा केस सामने आए, 55 लोगों की इस महामारी की वजह से मौत हुई। केसेस लगातार गुजरात में बढ़ रहे हैं और अहमदाबाद में तो स्थिति है कि निजी अस्पतालों में अब भर्ती भी नहीं किया जा रहा है पेशेंट्स को, सिविल अस्पताल में भेजा जा रहा है। वहां से जनक बता रहे हैं कि सिविल अस्पताल में बेड फुल हो चुके हैं। सूरत की खबर पर मैं आपके पास लौट रही हूं। जनक, एक बार फिर से सूरत में आखिर ये स्थिति क्यों है? क्यों रेमडेसिविर इंजेक्शन की समस्या बनी हुई है, कमी बनी हुई है? देखिए गायत्री, केवल सूरत नहीं है, अहमदाबाद में भी हमने भी कई दिनों से हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। जाइडस अस्पताल जो रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाता है, हालांकि बहुत सारी कंपनियां बनाती है, लेकिन जाइडस ने सबसे कम दामों में 900 रुपये में ये रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराए। इसके चलते किलोमीटरों तक लंबी कतारें रहती है। हालांकि जो टास्क फोर्स है जो गुजरात सरकार ने बनाई है, जिसमें नॉन डॉक्टर्स हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए ये रामबाण इलाज नहीं है। रेमडेसिविर इंजेक्शन केवल जो अस्पताल का स्टे है उसको थोड़ा कम कर सकता है, लेकिन ये आपको जो है वो रामबाण इलाज के तौर पे नहीं है, लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है। बावजूद सवाल यही बरकरार है कि इतनी शॉर्टेज क्यों है, क्यों डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। और अगर वो लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है और वो उससे वाकई में जान नहीं बचती है, तो ऐसे में क्यों लोगों को लाइन कतारों में खड़ा रहने के लिए मजबूर किया जाता है? प्रिस्क्राइब किया जाता है तभी तो कोई अपना परिजन की स्थिति को देखते हुए वरना कतार में खड़ा रहने के लिए मजबूर है। इसका जवाब अभी तक नहीं है। इतना जरूर है कि जबकि सरकारी जो तर्क ये है कि अगर जो अस्पताल का स्टे अगर कम किया जाता है तो जानकारी तो एक पार्टी दफ्तर से ये इंजेक्शन मिल रहे हैं। अब उसमें कितनी सच्चाई है इसके लिए लौटेंगे आपके पास। लेकिन बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उधर दिल्ली सरकार ने 14 निजी अस्पतालों को पूरी तरीके से कोरोना अस्पताल घोषित कर दिया है। अब अगले आदेश तक ये अस्पताल किसी भी गैर कोरोना मरीज को भर्ती नहीं करेंगे। इसी के साथ 19 निजी अस्पतालों को 80% आईसीयू बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित करने का आदेश भी दिया गया है। वहीं 82 निजी अस्पतालों के 60% आईसीयू बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित करने को कहा गया है। इसके अलावा 101 अस्पतालों को 60% बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित करने का निर्देश भी दिया गया है। दिल्ली में कोरोना मरीजों के आंकड़े में रिकॉर्ड तेजी दर्ज की गई है। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 11,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि 24 घंटों में कोरोना से 72 लोगों की मौत हुई है। ये हालात दिल्ली में, और इसी स्थिति के मद्देनजर दिल्ली सरकार की तरफ से ये तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में हर गुजरते दिन के साथ कोरोना की रफ्तार और तेज हो रही है, और ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 24 घंटों में 11,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए, जो महामारी शुरू होने के बाद से एक दिन में दर्ज किए अब तक के सबसे बड़े आंकड़ा बताया जा रहा है। इसके अलावा कोरोना की वजह से 72 लोगों की जान भी गई। कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए सख्ती को बढ़ा दिया गया है। लोगों से कोरोना नियमों के पालन करने की अपील भी की जा रही है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र से आने वाले जो यात्री हैं उनको दिल्ली आने पर अपने साथ आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी, और जिनके पास रिपोर्ट नहीं होगी उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। यह भी निर्देश बाकायदा दिया गया। इसके अलावा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया गया है। बहुत सारे अस्पताल हैं जहां पर कोरोना पेशेंट्स के लिए रिजर्व कर दी गई है बेड। अब सीधे हम दिल्ली रुक कर लेते हैं। जावेद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। यह निर्देश तो दिल्ली सरकार की तरफ से बढ़ते केसेस को देखते हुए, जावेद,
लेकिन क्या जो कोरोना मरीज हैं उनको ये सुविधाएं मिल भी पा रही हैं कि नहीं? अभी जमीन पर स्थिति क्या है? सरकार कह रही है कि लोग कोरोना नियम पालन करें, लेकिन वो पालन हो जमीन पर, उसके लिए भी क्या सुनिश्चित किया जा रहा है ऐसा कोई कदम? देखिए, सरकार लगातार इस पर निगरानी बनाए हुए है और ये तमाम फैसले कल ये किए गए थे कि जो निजी अस्पताल हैं, कुछ निजी अस्पताल उनको पूरी तरह से कोविड डेडिकेटेड किया गया था, कुछ में आईसीयू बेड रिजर्व किए गए थे। लेकिन मैं आपको एक और तस्वीर गायत्री दिखाना चाहूँगा। मैं आईएसबीटी आनंद विहार पर मौजूद हूँ। शनिवार को दिल्ली सरकार ने एक फैसला लिया था कि जो क्लस्टर और डीटीसी बसेज हैं वो 50% क्षमता के साथ चलेंगी। और देखिए, उस फैसले के बाद यहाँ जो बस स्टैंड है, गाजीपुर बस स्टैंड पर कितनी ज़्यादा भीड़ है आप देखेंगे। और जो बसेज हैं वो पीछे से ही जो अपनी कैपेसिटी है 50% की, उसे लेकर आ रहे हैं। ये पूरी तरह से फुल है और यहाँ पर देखिए पैसेंजर घंटों से वेट, कितनी देर से रोज 80 रुपए खर्चा, 1-2 घंटे हो गए। कहाँ जाना है आपको? प्रीत बिहार। देखिए, ये इस तरह के जो यात्री हैं लगातार उनको परेशानी। आप बताइए, आप कहाँ जाना चाहते थे? कितनी देर से? हमें जाना था, मेरठ जाना है। बस कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? हाँ, 1 घंटा हो गया। तो बस रुकती नहीं है, क्या हो रहा है? रुकती है लेकिन उससे 2 सीट पे एक आदमी बैठा रहा है। देखिए, ये भीड़ देखिए यहाँ पर आप गायत्री, किस कदर यहाँ पर भीड़ जमा है जो बसेस का घंटों से इंतजार कर रही है। तो बस आती हैं, पीछे से ही वो जो क्षमता है उसको लेकर आती है और यहाँ से निकल जाती हैं। तो ये कमोबेश हालात पूरी दिल्ली के बने हुए हैं। पीक आवर्स से काम का। ये क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? एक बार कैमरा वहाँ दिखाना जहाँ पे बंदे जब घुस रहे हैं ना बस में, तो देखना कैसे घुसते हैं, जो वहाँ दिखाना एक बार वहाँ पे दिखाना। देखिए, ये तस्वीर देखिए यहाँ पर जो बसेस की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये गिनकर ये जो यात्री हैं वो बस में बैठा रहे हैं। यानी 35 सीट से आधी सीट बिठानी है, 17 यात्री बिठाने हैं। और देखिए, लाइन आपको नजर आएगी बसों की, किस कदर यहाँ पर कतार लगी हुई है, लेकिन बसेस लोगों को बहुत देरी से मिल रही थी। ये फैसले का असर हो रहा है। सरकार की कोशिश थी कि बसों में स्प्रेड ना हो, उसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया था, लेकिन इसका एक असर कामकाजी लोगों पर भी पड़ रहा है। गायत्री, जावेद लौट रहे हैं आपके पास। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों और लॉकडाउन की आशंका के बीच पीएम मोदी सभी राज्यों के राज्यपालों के साथ बैठक करेंगे। 14 अप्रैल को होने वाली इस बैठक में केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी होंगे शामिल। देश के सभी राज्यों के राज्यपालों और उपराज्यपालों से पीएम मोदी कल शाम 6 बजे बैठक करेंगे। इस बैठक में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी शामिल होंगे। बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों और टीकाकरण पर चर्चा होगी। इससे पहले कोरोना की स्थिति पर समीक्षा के लिए पीएम मोदी ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की थी। हालांकि पीएम ने कोरोना से मुकाबले के लिए लॉकडाउन से इनकार किया था और ये कहा था कि वो कदम उठाइए क्योंकि पहले संसाधन नहीं थे, लेकिन अब तो कम से कम संसाधन है। लिहाजा पीएम की तरफ से कहा गया था कि अब लड़ाई उतनी मुश्किल नहीं है, जरूरी है मैनेजमेंट करने की। मैनेजमेंट अच्छा होगा तभी रिजल्ट मिल पाएगा। जनक हमारे साथ अहमदाबाद से लगातार बने हुए। जनक, मैं उसी बात पर लौट रही हूँ जो सवाल मैंने आपसे पूछा। ये कहा जा रहा है कि पार्टी दफ्तर से बरामद हो रहे हैं रेमडेसिविर के इंजेक्शंस, इसमें कितनी सच्चाई? बिल्कुल, देखिए, ये CR पाटिल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा था कि वो जहाँ पे जो शॉर्टेज है रेमडेसिविर इंजेक्शन की, बीजेपी उनको ये मुहैया कराएगी और मुफ्त में ये इंजेक्शन होंगे, वो दिए जाएंगे। तो 5000 इंजेक्शन, हालांकि उसके बाद विवाद बहुत गर्म आया क्योंकि मुख्यमंत्री ने कह दिया कि आप CR से जाके पूछिए कि उन्होंने कहाँ से ये मैनेज किए, सरकारी कोटे से नहीं गए। तो ऐसे में कांग्रेस भी उसमें कूदकर राजनीति करने लगी कि अगर उनके पास फार्मेसी लाइसेंस नहीं है तो वो कैसे बेच सकते हैं। तो ये तमाम सवालों के बीच में इतना तो ज़रूर कि वो इंजेक्शन जो बीजेपी दफ्तर में बेचे गए और उसको लेकर विवाद खड़ा हुआ और उसके बाद राजनीति भी उस पर शुरू हुई। तो बीजेपी ने अपने बाकायदा जो उन्होंने कहा था कि इस स्थिति में राजनीति नहीं करनी चाहिए, लोगों को हम मदद करने का हमारा इंटेंशन नोबल है और इसके चलते हम ये दे रहे हैं। तो उस पर बहुत सारे विवाद और वो सारी चीज़ें होती रही, लेकिन लोगों को उन्होंने इंजेक्शन पहुंचाए हैं और अभी भी स्थिति, हालांकि रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर चाहे सूरत हो या अहमदाबाद हो, अभी भी लोग कतारों में खड़े रहने के लिए मजबूर है क्योंकि उसको प्रिस्क्राइब किया जा रहा है और इसी के चलते गुजरात के बाकी सभी जिलों में भी ये रेमडेसिविर की अभी कमी महसूस हो रही है। ठीक है जनक, लौट रहे हैं आपके पास। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो वहां पिछले 24 घंटों में कोरोना के करीब 6,500 नए मरीज सामने आए, जबकि इस बीमारी से 37 लोगों की जान चली गई। चिंता की बात है कि राज्य में पहली बार पॉजिटिविटी रेट जो है वो 16% तक जा पहुंचा है। अकेले इंदौर में 923 से ज्यादा केस सामने आए और इसी तरह राजधानी भोपाल में भी 824, जबलपुर 469, ग्वालियर 497 और उज्जैन में 212 मरीज मिले हैं। भोपाल में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है और इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को आने जाने की इजाजत होगी।
कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए इससे बचने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में प्रशासन और चिकित्सा विभाग ने भी एक ऐसा ही अनोखा तरीका निकाला। वहां एक गाड़ी पर यमराज के वेश में एक आदमी को खड़ा कर शहर के कई हिस्सों में घुमाया गया। यमराज के वेश में गाड़ी पर खड़े आदमी के पास ही एक अर्थी भी रखी गई, जिस पर लिखा गया कि ये आप हो सकते हैं। प्रशासन का दावा है कि इस तरह से कोरोना के बढ़ते खतरे को दिखाकर हालात कितने बदतर हो रहे हैं, इसे बताने की कोशिश की गई। वायरस है, किसी को नहीं छोड़ूंगा। छोटी सी लापरवाही। इस रैली में डमी के रूप में हमने एक यमदूत का रोल प्ले करवाया और साथ में कोरोना से मृत्यु वाला जो किट होता है डेड बॉडी का, उसका एक पुतला बना के और शव का रूप दिया और लोगों को इन दोनों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि अगर मास्क नहीं लगाएंगे या 2 गज की दूरी बनाकर नहीं रखेंगे या टीकाकरण नहीं करवाएंगे तो हो सकता है संक्रमण जनता को परेशान कर सकता है। तो इसका उद्देश्य ये है कि जनता को अवेयरनेस करना है। यहाँ टीकाकरण के लिए बहुत कम आ रहे हैं, प्रतिशत बहुत कम हो रहा है, लोग मास्क नहीं लगा रहे थे, इसलिए हमने इस तरह का प्रयोग किया है जिससे जागरूकता बढ़े। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कोरोना से बचाव के लिए मास्क नहीं लगाने वालों को सबक सिखाने के लिए वहां के मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ ने अनोखा तरीका निकाला। वहां सीएमओ एक साइकिल पर पीछे बैठकर बाजारों के बीच घूमते रहे। इस दौरान वो मोबाइल फोन से वीडियो भी बनाते रहे। इसके बाद सीएमओ वहां की दुकानों में पहुंचे और जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया था सभी के चालान काटे गए। छतरपुर नगरपालिका के सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया ने दावा किया कि उनकी गाड़ी बाजार में आते देख लोग मास्क लगा लेते थे, जिसके बाद उन्होंने साइकिल से चलने का फैसला किया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएमओ एक साइकिल पर बैठकर बाजारों के बीच घूमते रहे, मोबाइल फोन से वीडियो भी बनाते रहे। सीएमओ वहां की दुकानों में पहुंचे, लोगों ने जिन्होंने मास्क नहीं लगाए थे सभी के चालान भी काटे। छतरपुर नगरपालिका के सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया ने दावा किया कि उनकी गाड़ी बाजार में आते देख लोग मास्क लगा लेते थे, जिसके बाद उन्होंने साइकिल से चलने का फैसला किया। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में नए निर्देश जारी किए गए हैं। नवरात्र रमजान पर ये निर्देश यूपी में जारी हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सैनिटाइजेशन और मास्क जरूरी होगा, ये निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से ये आदेश, कोरोना नियमों का हर हालत में पालन किया जाए, धर्मस्थल सैनिटाइज होंगे। नवरात्र और रमजान के मद्देनजर ये फैसला हुआ है। तो नवरात्र और रमजान पर ये निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इस सब के मद्देनजर जहां तमाम कदम उठाए जा रहे हैं सख्ती के लिए, तो वहीं मुख्यमंत्री की तरफ से अब यह आदेश दिया गया है कि जो धार्मिक स्थल हैं, खासकर जो निर्देश है नवरात्र और रमजान के मद्देनजर दिए गए हैं, जो धार्मिक स्थल है वो सैनिटाइज होंगे, इस तरह का निर्देश, और साथ ही कोरोना के नियमों का पालन करना भी जरूरी होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सैनिटाइजेशन और मास्क जरूरी होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए हैं। निर्देश ये कि हर हाल में कोरोना नियम पालन हो, कोरोना नियमों का पालन किया जाए, धर्मस्थल सैनिटाइज होंगे, मास्क जरूरी होगा, कोरोना नियमों का पालन किया जाए। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ये निर्देश। अजीत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजीत, डिटेल में बताएं क्या निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से? देखिए, बिल्कुल गायत्री, मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर पर यह निर्देश दिया गया है कि रमजान का महीना है, नवरात्र का महीना है, तो सभी धार्मिक स्थलों का सैनिटाइजेशन कराया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को अनिवार्य कर दिया। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया अधिकारियों को कि लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नहीं है, ना ही लॉकडाउन किया जाएगा, लिहाजा कड़ाई से इसके प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जाए और जो भी एपिडेमिक एक्ट का अनुपालन नहीं करता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और कोविड प्रोटोकॉल का धार्मिक स्थलों पर पूरी तरह से अनुपालन कराया जाए। 5 लोगों से अधिक किसी भी जगह हो, चाहे मंदिर हो, चाहे कोई भी जगह हो जो धार्मिक स्थल हो, वहां जाने न पाए। और त्योहारों के बढ़ते यात्रियों के जो मद्देनजर जो बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पे जो लोग आ रहे हैं, वहाँ नियमित सैनिटाइजेशन और राजधानी लखनऊ को पूरी तरह से सैनिटाइजेशन करने का आदेश किया। जहां जहां केसेज है पूरे प्रदेश में और खुद लगातार बैठक कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने टीम 11 के साथ बैठक की और सीधा साफ कर दिया
कि अधिकारी लापरवाही ना बरतें, खुद फील्ड में उतरें, खुद जाएं, अस्पतालों का निरीक्षण करें, बेडों की संख्या बढ़ाई जाए, वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाई जाए, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ाई जाए, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए और सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। गायत्री, तो नए निर्देश कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर नवरात्र और रमजान के मौके पर सैनिटाइजेशन, मास्क जरूरी हो, धर्मस्थल को सैनिटाइज किया जाए। उधर छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 13,500 से ज्यादा मरीज सामने आए और इस बीमारी ने 132 लोगों की जान ली। राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 90,000 के पार जा पहुंची है। इस महामारी की वजह से अब तक करीब 5,000 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य में सख्त पाबंदियां हैं। 14 जिलों में पूरी तरह लॉकडाउन लगाया गया है। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। जिन लोगों के पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होगी उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में लगातार मामले बढ़ रहे हैं और इसके मद्देनजर ये सख्त कदम, दूसरे राज्यों से जो लोग आ रहे हैं उन्हें RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी और जिन लोगों के पास ये रिपोर्ट नहीं होगी उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। तो 24 घंटों में कोरोना के 13,500 से ज्यादा केस सामने आए और 132 लोगों की जान भी चली गई। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 90,000 के पार जा पहुंची है और अब तक करीब 5,000 लोगों की जान जा चुकी है।